हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रेगुलर नई नई चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल सीरीज का जो लेक्चर 3 है, यानी इसके पहले हम 2 लेक्चर में देख चुके हैं। आपको मैंने अपने जो टेस्ट सीरीज थी उसकी कॉपी दिखाई थी और आज इसी क्रम में जो तीसरा लेक्चर है उसमें हम जीएस पेपर 4 यानी नीति शास्त्र, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसकी पाठ्यक्रम, रणनीति एवं स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को लेकर एकदम आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे जो रणनीति बताई जाएगी वो पूरी तरह से मेरे द्वारा, आप कह सकते हैं, एक बार परीक्षण उसका किया जा चुका है। उन चीज़ों को मैं तभी बताऊंगा जब मैंने खुद करके देखी हैं, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरी बात, मैं आपको 200 तरीके की किताबें नहीं बताने वाला कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, और 2000 तरीके के सोर्सेज नहीं बताने वाला। मैं बिल्कुल क्रिस्प में जो मैंने किया है आपको वही चीज़ें शो करूंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि देखिए मैंने ऐसा किया है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पेपर है और इसीलिए जो आज का जो ये डिस्कशन करने वाले पाठ्यक्रम रणनीति, इसमें 2019 का जो पेपर है, सिविल सर्विसेज मेंस का पेपर है, उसको भी आपके समक्ष रख के आपको एक अवलोकन जरूर कराऊंगा, तो ताकि आपकी समझ बेहतर बन सके। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो हम सीधे शुरुआत करते हैं कि जो ये पेपर है, ये आप देख सकते हैं कि एथिक्स का पेपर का ये पाठ्यक्रम आपके सामने है। अभी मैं पाठ्यक्रम थोड़ी चर्चा करूंगा। उसके पहले जो चुनौती है एथिक्स के पेपर की, जो चुनौती है, हालांकि मैंने उसको लिखा नहीं है जानबूझकर कि चुनौतियां क्या हैं आखिर में एथिक्स के पेपर की। तो देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कह सकते हैं हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं, एथिक्स के पेपर 4 की जो सबसे बड़ी चुनौती है, पहली बात सोर्सेस। ठीक है, आप कह सकते हैं एक कोई बुक आपको मिलेगी नहीं, कोई मार्केट में आपको किताब नहीं मिलेगी जिसको आप पढ़ के कह दें कि हो गया काम। एथिक्स की ऐसी आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। 1-2 बुक्स हैं और इतनी क्लिष्ट भाषा और इतनी, आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही घटिया, निहायती घटिया उसका जो कंटेंट है कि आपको काम नहीं आएगा बल्कि आपका काम बिगाड़ देगा। तो सोर्सेस मार्केट में बिल्कुल नहीं है हिंदी मीडियम के लिए खास करके। दूसरी बात करूं तो ये जो चुनौती है कहीं ना कहीं ये अच्छाई भी है। सोर्सेस नहीं होने से आप भटकेंगे नहीं, तो ये एक अच्छाई भी है। दूसरी बात, जो एक समस्या आती है, चुनौती, कि हम पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते हैं साधारणतः और हम इधर उधर की किताबें खरीद के उसको पढ़ने में लग जाते हैं, कोचिंग के नोट्स मंगाने लग जाते हैं, इन चीज़ों में आगे बढ़ने लगते हैं। हम पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, पाठ्यक्रम को समझते नहीं हैं, इसका अवलोकन नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और जो तीसरी चुनौती है, जो सबसे बड़ी जो चुनौती मैं कहूँगा, 150 शब्द में उत्तर लेखन। ये मैं बार बार कहता हूँ, आपने उत्तर लेखन का अगर अब तक अभ्यास दैनिक रूप से यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म में किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये एक बड़ी चुनौती है कि आपको आती हुई चीज़ों को 150 शब्दों में कैसे लिखना है। और एक जो चौथी चुनौती की मैं बात करूँगा कि जो कंटेंट है, जो एथिक्स के पेपर का कंटेंट है, इसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल से और दर्शन शास्त्र के ऑप्शनल से किस प्रकार अलग करेंगे। ठीक है, यानी आप देखेंगे अगर दर्शन शास्त्र और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखेंगे तो उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग जीएस पेपर 4 के समान ही पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे अलग करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती होती है। तो कैसे अलग करेंगे उसका मैं पहले आंसर आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आगे की चर्चा हम करते रहेंगे पेपर देख के। आपको कैसे अलग करना है, इसके लिए आपको दैनिक लाइफ का जो एग्जाम्पल है, जो वर्तमान जीवन में आप देख रहे हैं, आप पुलिस की क्रिया देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस फैल रहा है, इसमें भी आप काफ़ी एथिकल इश्यूज देख रहे होंगे। कई जगह आप देख रहे हैं मजदूर पैदल जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, कुछ लोग की भूख से मृत्यु हो जा रही है। तो जो 50 आप डिलेमा देख रहे होंगे वर्तमान में, यही आपका जो पेपर है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दर्शन के पेपर से अलग बनाएगा। इस बात को समझते हुए हम पाठ्यक्रम पर चर्चा आरंभ करते हैं। देखिए, जो एथिक्स का पेपर 4 है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड इसका नाम है। ठीक है, एथिक्स मतलब, इंटीग्रिटी मतलब और एप्टीट्यूड मतलब, ये तीनों चीजें आपको तुरंत पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसको मैं सीधे जो इस वर्ष का पेपर है यूपीएससी का, सीधे वहीं से आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि जो सिविल सर्विसेज का पेपर है, ये देखिए, आप यहां पे पेपर देख पा रहे होंगे। खंड ए देख रहे हैं आप, 150 शब्द के प्रश्न पूछे गए हैं और 13 प्रश्न आए हैं कुल मिलाजुला के 150 शब्द के खंड ए में। ठीक है, खंड बी में केस स्टडी पूछी जाती है। 250 शब्दों में 20 मार्क्स की केस स्टडी होती है, 20 नंबर की।
ठीक है। और 20 नंबर की 6 केस स्टडी आपको आती है, यानी 120 नंबर ये, और 13 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, यानी 130 नंबर के ये। तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या प्रश्न पूछता है, तो उसको आप देखेंगे तो यहां पे साफ साफ सिलेबस में बताया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड, तथा उनके दृष्टिकोण यानी अप्रोच, तथा समाज से आचार विचार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति, यानी आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसकी चर्चा, यानी उसका परीक्षण आपसे करेगा। मतलब इस पेपर के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा, अगर मैं 2 शब्दों में कहूं, यह जानने के प्रयास किया जाएगा आप सिविल सेवा के योग्य हैं या नहीं है। ठीक है, जो आपकी वैल्यूज हैं वो सिविल सेवा की हैं कि नहीं है। जैसे अगर मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहूं, एप्टीट्यूड का मतलब ही यही होता है। एप्टीट्यूड का अगर आप डिफिनीशन देखेंगे तो एप्टीट्यूड की डिफिनीशन यही होती है, जो काम आप भविष्य में करना चाहते हैं उसकी संभावनाएं आपके अंदर निहित हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो सिविल सेवक बनने की संभावनाएं आप में कैसे जांच करेंगे, आपके अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। और वो वैल्यूज क्या क्या हैं? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आप देखेंगे यहां पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना। ये सारी वैल्यूज आपको अंदर होनी चाहिए। देखिए साफ लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, यानी ये चीजें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, बुनियादी मूल्य हैं सिविल सेवा के। और आपके अंदर अगर ये नहीं है तो आप सिविल सेवक बनने योग्य नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हमको पढ़ाई के सोर्सेस क्या क्या लेने हैं, और मैं आपको थोड़ा समझाते चलूंगा चीजों को लाइन से। तो देखिए स्रोत की मैं बात करूं, कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है। पहली बात, एकदम कोई किताब। लेक्सिकॉन, बहुत लोगों ने कहा है यार इंग्लिश की बुक है लेक्सिकॉन, हिंदी में आती नहीं है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि लेक्सिकॉन खरीदने की कोशिश मत करें, कृपया उससे मत पढ़ें। तो अब हम पढ़ें क्या क्या, स्रोत क्या क्या हो। तो पहला स्रोत, पाठ्यक्रम बिल्कुल रट लें और इसका उपयोग आपको करना है। मैं सबसे पहले वही चीज आपको बताना चाहता हूं, पाठ्यक्रम आपको एकदम रटा होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे पाठ्यक्रम बिल्कुल इजीली और डिटेल्ड पाठ्यक्रम यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, और मैं भी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। साफ साफ लिखा हुआ है, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, मानवीय, इस आप मैं सीधे काम की चीजें यहां पे दिखाता हूं। सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा। देखिए यहां पे आपको दिख रहे होंगे सुधारक और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो हमारे वैल्यूज, जो हम बड़े हो जाते हैं, आज मैं एक व्यक्ति के रूप में हूं समाज के सामने, एक नागरिक के रूप में राष्ट्र के सामने हूं, तो मेरे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कहां से आए हैं? समाजीकरण, हम इसको कहते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया से मेरे अंदर वैल्यूज आए हैं। और वो वैल्यूज समाजीकरण हमें मुझे कहां से मिला है? यहां पे देखिए क्या लिखा है, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। यानी अगर आप जो सिलेबस है उसको खोल के, सिलेबस को अगर ओपन करके आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको क्लियर चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। और ये जो सिलेबस का पार्ट लिखा हुआ है सीधे सीधे, इसको हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उत्तर में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आता है कि आजकल सिविल सेवकों में मूल्यों की कमी देखी जा रही है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है, चर्चा करें, ऐसा मान लीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, मैंने सीधे प्रश्न बोला, वर्तमान में सिविल सेवकों में मूल्यों की कमी देखी जा रही है जो कि भ्रष्टाचार का एक कारण है। मूल्यों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कमी, भ्रष्टाचार का एक कारण है, चर्चा करें। ठीक है, चर्चा आपको करनी है। अब आप इस बात को समझे, अगर ऐसे प्रश्न आपको लिखने हैं तो आपके पास पॉइंट्स कहां से आएंगे? तो देखिए मूल्यों में कमी, और मूल्य कौन बनाता है? परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाएं। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है, उसको सिखाया नहीं गया। शिक्षा व्यवस्था में उसको कंपटीशन सिखाया गया, प्रतिस्पर्धा सिखाया गया, जो समानुभूति का मूल्य है वो उसको नहीं सिखाया गया, ये प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं परिवार जो है वो भी धन के प्रति जो लालसा है उसको प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ कारण है। परिवार जातिवादी प्रथाओं से ग्रसित है, ठीक है, परिवार धार्मिक विभेद को देखता है। तो ये जो कुछ कारण है वो मूल्यों में कमी को सिविल सेवकों के अंदर दर्शाते हैं, और यही जो मूल्यों में कमी है ये भ्रष्टाचार को जन्म देती है। और अब आपको सजेशन बताना होगा चर्चा के बाद, तो सजेशन भी आप क्या देंगे
कि यही परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार होना चाहिए। मैं जस्ट एक पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूं, हालांकि ये आंसर बहुत ही विस्तृत तरीके से अलग अलग डायमेंशन योग्य होगा, अभी मैं उन चीजों को भी आपको दिखाऊंगा। मैं जस्ट आपको एक पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए सिलेबस का हम यूज कैसे करते हैं। और ऐसे ही मैं जब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 की चर्चा करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं, हम सिलेबस के कीवर्ड्स को ही आंसर में यूज करते हैं। और अपना जो आंसर राइटिंग के डायमेंशन है, कई लोग पूछते हैं सर आंसर राइटिंग के डायमेंशन नहीं आ रहे हैं, तो वो जो समस्या है उसका समाधान हम इसी तरीके से करते हैं, अलग अलग डायमेंशन सिलेबस से उठाते हैं। आप देखें, अगर मैं एक दो चीजें और दिखाऊं, जैसे मूल्यों की कमी वाला जो मैंने प्रश्न कहा था, यहां पे आप देखिए मूल्य और कौन कौन से हैं। निष्पक्षता की कमी है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव की कमी है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति नहीं है, सहिष्णुता, संवेदना नहीं है। सीधे सीधे आप इस बात को बता सकते हैं। अगली मैं बात करूं तो देखिए पाठ्यक्रम क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं किस कथन पे चर्चा कर रहा था, मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था पाठ्यक्रम बिल्कुल रट लें और इसका उपयोग करना है। यहां पर आप देखें एक बार, सीधे सीधे प्रश्न है, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। और अगर आप पेपर देखें, एथिक्स का पेपर आप उठा लें और यहां पर आप देखेंगे यहां पर सीधे सीधे प्रश्न क्या पूछा है, संवेगात्मक बुद्धि। अच्छा, ये जो हिंदी होती है ये गूगल ट्रांसलेट की जाती है, तो जनरली आपको हिंदी जो यूपीएससी की है वो थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी। और खास करके कई लोग की जो ये कंप्लेन है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि आपको बेसिक जो हिंदी वर्ड है वो उपलब्ध नहीं होते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो आपको इंग्लिश एक बार पढ़ना होता है। तो इंग्लिश मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ये भावनात्मक बुद्धि की बात कर रहा था और उसको लिखा है संवेगात्मक बुद्धि। कोई बात नहीं, यूपीएससी की थोड़ी बुद्धि का भी बार खराब हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको आईएएस बनना है तो आपको हर चीज को क्रॉस करना होगा। संवेगात्मक बुद्धि आपके संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। बोल रखा है इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टीड ऑफ अगेंस्ट ऑफ यू। ठीक है, तो ये एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस की है। और सिलेबस देखिए, सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा सीधे सीधे बोला गया है। इसकी क्या अवधारणाएं हैं, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनका उपयोग और प्रयोग कैसे होगा। तो सीधे सीधे अब जो आप अवधारणाओं पे जाएंगे, जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको जस्ट एक हिंट दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अवधारणाओं पे जाएंगे तो आप देखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4-5 भाग होते हैं। जैसे स्व, आप कह सकते हैं एक स्व प्रेरणा, समानुभूति, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक स्किल्स, इसको हम कहते हैं सोशल स्किल्स, तो सामाजिक स्किल्स, तो इस प्रकार की कुछ भावनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक होता है स्व जागरूकता। तो ये 4 भाग जो होते हैं इनका प्रयोग हम करते हैं प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनका उपयोग। यानी समानुभूति जो है, समानुभूति क्या है, मैं थोड़ा सा चीजों को बता रहा हूं। हालांकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अभी जब आप ये चीज वीडियो देख रहे होंगे आप बिल्कुल एक स्क्रैच से प्रारंभ कर रहे होंगे। अभी तक आपने एथिक्स का पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल नहीं समझा होगा। मैं उस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो लेकिन जो मुझे पता है मैं वो चीज आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए, समानुभूति का मतलब है कि आप किस तरह से दूसरे मतलब दूसरे के स्थान पे अपने आप को रख के देखते हैं। जैसे एक गरीब बच्चा, मान लीजिए एक मजदूर है और रिपोर्टर जा रहा है, आप ऐसे समझिए रिपोर्टर एक न्यूज रिपोर्टर है और वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि एक गरीब जो मजदूर था वो रास्ते में चल रहा है। अब उसके अंदर समानुभूति का गुण क्या है कि वो देखेगा, ठीक है, वो देखेगा कि यार ये वाकई में बेचारा परेशान है, समस्या से ग्रस्त है, और अपने आप को उस मजदूर की तरह रख के सोचेगा कि यार मैं रहता तो मैं कितना परेशान होता। फिर वो सोचेगा कि गवर्नमेंट को इस बारे में बताना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी प्रशासन में इस तरह का उपयोग वह रिपोर्टर करेगा। जिस व्यक्ति के पास समानुभूति नहीं होगी वो क्या करेगा, देखा कहेगा बहुत बढ़िया, इन सालों को मरना ही ऐसे चाहिए। सॉरी, हालांकि मुझे गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं जस्ट एक बात बता रहा हूं, ऐसा जनरली निकल जाता है लोगों के मन में, ये बातें आती है तो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। आपको ये बात समझनी होगी, इन चीजों से आपको जो कंटेंट है उसका सुधार करना होगा। अब हम देखते हैं दूसरी चीजें जो बात कही गई सिलेबस में, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के योगदान। ठीक है, आप यूपीएससी का पेपर देखिए, यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है विचारकों के योगदान। देखिए सीधे सीधे पूछा है, एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है, सुकरात नाम लिखा और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। यानी क्या लिखा है प्रश्न में, क्या मांग है,
निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण के आपके लिए क्या मायने हैं, यानी आपके लिए क्या व्यक्त करता है, एक अपरिचित जीवन आपके जीने योग्य नहीं है। तो आपको ये बात समझना होगा, ठीक है। ये बात ही जो है एथिक्स पेपर 4 की खास बनाती है कि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, सिलेबस को लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैंने ये बताया, जो मेरी पहला चर्चा का मुद्दा था आज, कि पाठ्यक्रम को रट लें, बिल्कुल रट लें, क्या क्या पाठ्यक्रम के वैल्यूज हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, और इसका उपयोग आपको करना है आंसर राइटिंग में। दूसरी चीज, आंसर राइटिंग तो हम कर ही रहे हैं, अपने जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मैंने लगभग हर जितने पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे जितने पॉइंट्स हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एथिक्स पेपर 4 में, लगभग मैंने एक एक डिस्कशन कर लिया है। उसी तरीके के अलग अलग डायमेंशन में प्रश्न बनते हैं और हम आगे बढ़ के इसको चर्चा करते रहेंगे। दूसरा जो आपका सोर्स होगा, पिछले 5 वर्षों के पेपर और उनका मॉडल उत्तर। तो 1 वर्ष का पेपर मैंने आपको दिखाया, इसमें आपको करीब 13 से लेके 20 मूल्य तो यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके नोट्स भी बनाएंगे, आप नोट्स भी बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, 5 वर्षों का पेपर सामने रखना है, उसमें इन मूल्यों को देखना है कि कौन कौन से मूल्य पूछे गए हैं। जैसे क्या पूछा गया, गैर तरफदारी, बुनियादी मूल्य जो है, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो अब इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी बेसिकली आप देखे होंगे, अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो मैथ्स में एक होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, आप ऐसे कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं समाकलन, ठीक है। एकीकरण यानी आप जो सोचते हैं, जो आप करते हैं और जो आप दिखाते हैं, इन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। ये जो तीनों चीजें जब एक रूप हो जाएंगी, इसी को तो बोलेंगे हम इंटीग्रिटी। हालांकि डिफिनीशन कई जगह अलग अलग होती है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितने बढ़िया तरीके से आप पाठ्यक्रम को समझ के अगर तोड़ेंगे तो कितना बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले 5 वर्षों के पेपर उठाने हैं, उसका मॉडल उत्तर देखना है और उससे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। कैसे, आपको शॉर्ट में नोट्स, वैल्यूज के कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे मिल गए दैनिक लाइफ के, जैसे कई एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक आर्मस्ट्रांग पामे है, सिविल सेवक है मणिपुर के, उन्होंने पीपल्स रोड बनाई है। इसी प्रकार की एक जो मंजू राजपाल, एक राजस्थान की IAS ऑफिसर है, उनकी केस स्टडी आप देखें। तो इसी तरीके से काफी ढेर सारी जो IAS ऑफिसर आप देखेंगे, अशोक खेमका हुए, आप इन लोग को चाहें तो एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं, जो जो इन्होंने काम किया है, अपने वैल्यूज जैसे जैसे शोज किया है। हाँ, आपको इसको क्या करना है, एग्जामिनेशन में कोट करना है। तो 5 वर्षों के आपको पेपर देखने हैं और उनका मॉडल उत्तर आपको दिखना है। मार्केट में कोई मॉडल उत्तर काम का नहीं है। दृष्टि आयस का मैंने देखा, ठीक ठाक है, मतलब आप इसको परफेक्ट नहीं कह सकते। हालांकि दृष्टि आयस की हिंदी मीडियम में आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक कंटेंट, जो मॉडल उत्तर है दृष्टि आयस ने जो दिया है, वो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, है ना। तो आप यहां से कुछ चीजों को नोट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है तो आप विजन का जो डिस्कशन इन्होंने किया है 5 वर्षों के एथिक्स के पेपर को, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप इंग्लिश सुनने में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है तो आप यहां से करें 5 वर्षों का डिस्कशन। इसके अलावा जो तीसरी चीज है कि मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करूंगा कि पिछले 5 वर्षों का पेपर चर्चा के माध्यम से करूं, उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करूंगा, डिस्कशन करूंगा हिंदी मीडियम के लिए। वैल्यूज के साथ जो आप कह सकते हैं, जो डिफिनीशन है, वैल्यूज की डिफिनीशन, एक एक लाइन, 2-2 लाइन की, किस तरह से आंसर को तोड़ना है, मैं इन चीजों का डिस्कशन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज, टॉपर्स की कॉपी देखें। जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो फर्स्ट रैंक थी कनिष्क कटारिया, इनकी कॉपी देखी थी। इसके अलावा सेकंड रैंक, जितने 1-2 टॉपर्स आप देख सकते हैं, जो भी हैं, ठीक है, अब मुझे नाम याद नहीं है, तो जो भी हैं आप इन टॉपर्स की कॉपी देखें। इन टॉपर्स की कॉपी में आपको जो संशय होती है, जो आपकी आशंकाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, हालांकि मैं अभी टॉपर नहीं बना हूं, ना ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, फिर भी आपने देखा होगा मैंने आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 की कॉपी शो की थी। तो आपकी काफी शंकाएं दूर हो गई होंगी कि सर सीरो रेखा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, शब्द सीमा कैसे भरते हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है, क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, क्या हम सीधे मेन बॉडी पे आ जाएं, इंट्रोडक्शन लिखना अनिवार्य है, निष्कर्ष लिखें कि नहीं लिखें, ठीक है। ये जो आपके डाउट्स हैं, ये टॉपर्स की कॉपी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध होगा कि आप कनिष्क कटारिया, 1-2 जो टॉपर हैं शुरू के, उनकी कॉपी देख लें, ठीक है। और मैं भी अपनी जो कॉपीज है वो टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ ही जो इसका अगला लेक्चर पार्ट होगा उसमें अपनी कॉपी आपको दिखाऊंगा। हालांकि मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं, विजन की टेस्ट सीरीज में मुझे 116 मार्क्स, दृष्टि की टेस्ट सीरीज में 114 मार्क्स, मुझे मार्क्स इस तरह से अच्छे मिले हैं। और इतने मार्क्स अगर यूपीएससी ने दे दिया तो कल्याण हो ही जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि टॉपर्स की आपको कॉपी देखनी चाहिए। जो दूसरी बात हो गई 5 वर्षों के पेपर और टॉपर्स की कॉपी। तीसरी बात, जो सोर्सेस में
पहला सोर्स है सेकेंड एआरसी। अब सेकेंड एआरसी आपको ओरिजिनल नहीं पढ़ना है, मैं इस बारे में जो सेकेंड एआरसी का वीडियो था आप देखें। मैं एक काम करूंगा, मैं रोज ये बात सोचता हूं लेकिन बताना आपसे भूल जाता हूं, क्योंकि वीडियो बनाते समय जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो मैं इतना रम जाता हूं कि मैं भूल जाता हूं कि मुझे कुछ अपना जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रचार भी करना है। तो मैं इसीलिए शुरू में ही एक दो शब्द बोल देता हूं। इस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी लिंक, जैसे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग कई बार पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, सर टेलीग्राम चैनल में ऐड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन एक बार आप खोल के देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दी हुई होती है। साथ ही जैसे ये सेकेंड एआरसी है, यहाँ पे मैंने लिखा कि आपको एक सोर्स के रूप में सेकेंड एआरसी और सीसीएस रूल यूज करना है। तो जो सेकेंड एआरसी है दृष्टि आईएएस की, ये कैसे पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। ठीक है, एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिन लोग को नहीं मिल रही है वो वीडियो, हालांकि मैं आपसे फिर से कहूंगा इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा नेविगेट करिए, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं, प्लेलिस्ट ओपन करें और आप चीज़ों को देखें। बिगिनर सीरीज में, जो बिगिनर सीरीज है उसमें मैंने सेकेंड एआरसी कैसे पढ़नी है इसको डिस्कशन किया है। तो आपको सेकेंड एआरसी का जो रिपोर्ट 4 है, ठीक है, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये रिपोर्ट का नाम है 4, उसको देखना है। इसके अलावा एक सीसीएस रूल 1964, इसको कहते हैं हम कोड फॉर सिविल सर्विसेज रूल 1964, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अभी शेयर कर दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूं ये यूजफुल कैसे है ताकि आपको दिख जाए। देखिए ये सीसीएस रूल है 1964 आपके सामने। यहां पे क्या है, बेसिकली क्या बताया गया है, जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, देखिए ये कोड फॉर सिविल सर्विसेज है, आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और आपको ये रूल पता है तो आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। और आप क्या करते हैं, आप ऐसे कोड करते हैं कि सीसीएस 1964, हिंदी मीडियम में भी आप सीधे ऐसे लिखें, सीसीएस 1964 के अनुसार एक सिविल सेवक को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए क्या काम लिखा हुआ है, यहां पे आप पढ़ेंगे जनरल में जो लिखा हुआ है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, यानी उसको क्या करना होगा, सत्यनिष्ठा बनाए रखना होगा। मेंटेन डिवेशन टू ड्यूटी, यानी सेवा के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा। और देखिए मैंने आपने सिलेबस भी देखा होगा, तो सिलेबस बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे, मान लीजिए कोई केस स्टडी ही है, सपोज कोई केस स्टडी पूछा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, तो आप बताएंगे कोड ऑफ सिविल सर्विसेज में भी कहा गया है ऐसा ऐसा करने को, कि एक सिविल सेवक को अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा कहा गया तो हमको भी ऐसा ऐसा डिसीजन ऐसा ही लेना होगा जिससे ये चीजें हो जाएं। ठीक है, आपको इस बात को बेसिकली समझना होगा। यहाँ पे और भी सारी चीज दी हुई है, पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए क्या नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन डिसकॉर्टियस मैनर। ठीक है, आपको साफ साफ क्लियर एक एक चीज इसमें बताया हुआ है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जानबूझकर काम को डिले नहीं करना है, यानी मितव्ययिता और तीव्र गति, दक्षता, इसको हम कहते हैं मितव्ययिता और दक्षता रखनी चाहिए, इफिशियंट, और ठीक है आपको ये कहना होगा इफिशियंट होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ एट ऑल टाइम्स एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। क्लियर सारी बातें इसमें दी हुई हैं कि कैसे कैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट को होना चाहिए। तो आप इस बात को देखें, और ये 21 पेज की है, बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि इसके साथ एक समस्या है हिंदी मीडियम के लिए कि ये हिंदी में उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि आप चेक करें, आजकल सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको हिंदी में किया जा रहा है। जो मेरे पास है वो इंग्लिश में है, आप एक बार खुद से भी चेक करें, अगर हिंदी में मिल जाता है तो आप उसका प्रयोग करें। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में खोजने की, मिल गया तो टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, नहीं तो ये तो मैं अपलोड कर दूंगा इंग्लिश मीडियम में। तो सीसीएस रूल 1964 आपको देखना होगा। ये हो गया, सेकेंड एआरसी हो गई। मूल्यों के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी जो 5 वर्षों के पेपर से आपने देखा, ठीक है, टॉपर्स की कॉपी से आपने कुछ मूल्यों को देखा। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं टेस्ट सीरीज की बात करने वाला हूं अभी, कि टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही जो मूल्य हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज आपका कंटेंट इनरिच भी करता है। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य देखें। ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर है, एटलीस्ट जो फ्री हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सॉल्व करें, उसके मॉडल आंसर से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स आपके सामने रखना हूँ, और आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे ये ऑलरेडी अपलोडेड है। 15 पेज की यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स है, 15 पेज, और ये 15 पेज में लगभग मेरा एथिक्स कंप्लीट हो जाता है।
मैंने हर चीज को देखिए कैसे लिखा है। भावनात्मक बुद्धि क्या है, स्वप्रबंधन, स्वजागरूकता, सोशल स्किल्स, आत्मनियंत्रण, समानुभूति, मैंने आपको बताया था। एक लाइन में मैंने डिफिनीशन लिखा इसकी, जो कि याद करता हूं सीधे, स्वयं की भावनाओं तथा दूसरों की भावनाओं को समझने एवं इसका प्रयोग कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए करना, यही होता है भावनात्मक बुद्धि। अब मैंने आगे 1-2 पॉइंट्स और लिख दिए जो काम आता है। ठीक है, सीधे सीधे देखिए CSR के बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे। कर्तव्य हेतु कांट, जो इमैनुअल कांट है, जो दार्शनिक है, उनका नीति शास्त्र क्या है, क्लियर लिखा है। परिणाम निरपेक्षवादी है। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट नोट्स, अभिवृत्ति क्या होती है, शासन में ईमानदारी क्या होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है ये शासन में ईमानदारी क्या है, सिलेबस के एक पॉइंट है, और सिलेबस के एक पॉइंट को मैंने 20 शब्दों में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभिवृत्ति सिलेबस का एक पॉइंट है, 20 शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। हर चीज के 20 शब्दों में आपको लिखने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, टेबल बनाया है। यहाँ पे देखिए मैं आपसे ऐसे ही कहूंगा, आपसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी इस तरह का प्रयास करें। जो वैल्यूज हैं जो दी हुई हैं, चाहे वो CCS में आपको मिल जाएंगी, चाहे वो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगी, चाहे पुराने वर्षों के पेपर में मिल जाएंगी, इन सारे वैल्यूज को आपको एक जगह लिखना है। पहले लिख लें, फिर उसकी 20-20 शब्दों की डिफिनीशन लिखें। तो देखिए कैसे, जैसे दृढ़ संकल्प है, वैल्यू है, इसको मैंने लिखा प्रतिकूल परिस्थितियों में कठिन कार्य को करने की इच्छा शक्ति का प्रयोग जब तक कार्य संपन्न न हो जाए। देखिए 20 शब्दों से कम में डिफिनीशन है। इसकी प्रासंगिकता भी बगल में लिख लीजिए। कई कार्यों की सफलता संदिग्ध होते हुए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अभी वर्तमान में भारत कोरोना से जूझ रहा है, तो अगर ऐसे में प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री नहीं जो भी हो, अगर उनके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है तो क्या होगा, सफलता संदिग्ध हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ऐसी मैंने क्या लिखा, मूल्य लिखे, परिभाषा लिखी, प्रासंगिकता लिखी, और आप देखेंगे मैंने ऐसे सारे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, हर चीज जो करंट अफेयर्स की थी, आपको सारी चीजें, और ये मैंने कहां से बनाई है, बेसिकली मैंने टेस्ट सीरीज से। मैंने मैक्सिमम एक सोर्स को सबसे ज्यादा यूज किया है, टेस्ट सीरीज। मैंने लगभग आप कह सकते हैं विजन के 4 टेस्ट एथिक्स के दिए, दृष्टि के कम से कम 8 टेस्ट एथिक्स के दिए, और विजन का जो पुराने वर्ष का पेपर था 2018 का वो दिया। तो करीब कुल मिला जुला के मैंने 15 से 20 पेपर एथिक्स के दिए। 15 से 20 पेपर में जो जो वैल्यूज थी मैंने उनको यहाँ पे ऐसे ऐसे शॉर्ट में नोट्स कर लिया। कई बार वैल्यूज जो रिपीट करती थी उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, मूल्यों के आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मैंने आपके सामने रख दिया है, आप भी उस तरह के बनाएं। चौथा, केस स्टडी, जो दूसरा पार्ट होता है। आप देखें अगर ये पेपर अगर मैं एक बार दिखाऊं तो आप देखेंगे केस स्टडी यहाँ पे पूछा है, एक बड़ा सा गंभीर प्राकृतिक आपदा, पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा, कि ऐसी विषम परिस्थिति में आपकी क्या अनुक्रिया होगी। एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। इस बात को आप समझिए कि केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होगी, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एक तो यूपीएससी हिंदी विद गौरव के यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब तक हमने 3 टाइप की केस स्टडी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जितने तरीके के केस स्टडीज बनते हैं, लगभग मिनिमम एक क्वेश्चन हम इस पे डिस्कशन अवश्य करेंगे। एक तो आप यहां से सीख सकते हैं, दूसरा मैंने फिर से बताया कि विजन में 5 सालों का डिस्कशन किया है, वहां से आप सीखें। और विजन की एक बुकलेट है 55 केस स्टडी की हिंदी में, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से भी चीजों को सीख सकते हैं। तो केस स्टडी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए केस स्टडी बेसिकली हम करते क्या है, जो पार्ट 1 है, जो वैल्यूज वाले पार्ट 1 है, इसी को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे है ना लिखा उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन। तो जो आपने उपयुक्त विषय पढ़े हैं सारे, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता क्या है, ऐसे जो भी चीज है, ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको ही केस स्टडी में आपको यूज करके आंसर राइटिंग करना होता है। और इसका यूज हम करते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे आपने, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। जो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके पेपर 4 के जो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है, मैं इसकी आवश्यकता पे चर्चा कर ही चुका हूं। ठीक है, आपको अपना अवलोकन करने में सक्षम बताता है, ये बताता है कि आप 150 शब्दों में आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, 3 घंटे में पेपर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ये चीजों पे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां, अब एक जो प्रॉब्लम आती है, आप लोग मानेंगे ही नहीं कि बिना किसी सोर्स के काम होगा। जो सेकेंड ARC मैंने बताई, CCS रूल बताया, पुराने साल के पेपर बताए, इससे जो कंटेंट यहाँ इन चीजों से तो आपको कंटेंट मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी जो मैं एक बात कहूँ, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में आप विजन के क्लासरूम मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार विजन का जो क्लासरूम मटेरियल है जो मुझे मिला है, मैं वो आपके सामने शो करता हूँ। ये है क्लासरूम स्टडी मटेरियल नीति शास्त्र, पहला टॉपिक है अभिवृत्ति। आप देखेंगे कि ये लगभग 368 पेज, यहाँ पे देखिए 368 पेज की ये बुक है। तो मैं आपसे कतई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप 368 पेज पढ़ेंगे, मैं बस इतना कहता हूँ इसको आप अपने पास रखेंगे
अपने पास रख के आपको क्या करना है, इसको एक सप्लीमेंट की तरफ से यूज करना है। जब आपको कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये हमें देखना ही चाहिए, कहाँ से देखें, तो देखिए ये चीज़ आपको साफ साफ इसमें केस स्टडीज बताए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। केस स्टडीज बताए हुए हैं, विगत वर्षों में यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा है उसकी चर्चा की गई है, मेंस टेस्ट सीरीज में क्या प्रश्न पूछा गया है, जो विजन है इसकी उसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हर चीज, हर डायरेक्शन आप देखेंगे, अभिवृत्ति के बारे में पूरा बता के लगभग जो आप कह सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन है विजन ने अपनी बुक में कवर किया है। दूसरा जो इसका टॉपिक है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, एकदम जो आप सिलेबस देखेंगे, यहाँ पे जो सिलेबस है आप सिलेबस देखेंगे क्या लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ था नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध का लिखा है। हाँ, पहला पॉइंट यही है, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। तो आप देखेंगे दूसरा पॉइंट है अभिवृत्ति। तो देखिए जो ये सिलेबस है ना, इसी सिलेबस के हिसाब से ही उन्होंने अपना पूरा कंटेंट मटेरियल तैयार किया है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कर देता हूं, आप वहां से इस चीज को सप्लीमेंट की तरफ से यूज करें, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत मन करता है तो आप इसको 10 घंटे 12 घंटे देकर एक थॉरो रीडिंग कर सकते हैं, पूरी रीडिंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एथिक्स के पेपर की अप्रोच क्या होगी, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, चुनौतियां क्या है, इसके अलावा किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने वही कहा कि लेक्सिकॉन की बुक और जो भी चीजें हैं, सबसे जरूरी क्या क्या चीजें हैं, पिछले 5 वर्षों के पेपर, उनका मॉडल आंसर, यहां से आपको शुरुआत करके एक एक कदम आगे बढ़ानी चाहिए। और जो ये टेलीग्राम, जो ये हमारा चैनल है, इसके माध्यम से हम आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्याओं को बताते रहें। डिस्क्रिप्शन एक बार अवश्य चेक करें सारे वीडियोस का। हो सकता है मैं आने वाले वीडियोस में भूल जाऊं इस चीज की चर्चा करना कि डिस्क्रिप्शन आप देखें, लेकिन आपका खुद भी काम है कि आप डिस्क्रिप्शन को ढंग से देखें, उसमें जो जो लिंक शेयर हुई है उस पर एक बार क्लिक करें और चीजों को देखें। धन्यवाद।